कंपाउंड आई बता रहा हर्ष शर्मा, सोनू यादव 3 पेयर्स ऑफ लेग। हर्ष शर्मा बता रहे कुतन्ना। अब ये काटने का कार्य तो बात सही, लेकिन अब हम जो पूछ रहे हैं, अब निश मौर्य बता रहे हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी। ये हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी कहाँ से आ गया? हमने पूछा कि मेन कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट कीटों का मुख्य लक्षण क्या है। अब हाउस फ्लाई तो हमें जो पॉलिनेशन हो तो परागण होता है। अनुराग दत्त 3 पेयर्स ऑफ पैर। यानी ये क्वेश्चन यूपी कैटर में पूछा गया, इसलिए आगे इंसेक्ट है तो हम आप सबसे पूछ ले रहे हैं। सोनू यादव कह रहे सर आप मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो? भैया नाम आएगा सामने तभी तो लेंगे। संदीप बता रहे 3 जोड़ी पैर। शिवनंदन, कृष्ण कुमार, विकास कुमार पटेल कर टिश्यू में, टिश्यू क्या भैया ये उत्तर नहीं पढ़ा रहे हैं। आइए तो चलिए हम बता दे रहे हैं कि मेन कैरेक्टर ऑफ इंसेक्ट क्या होता है, कीटों के मुख्य लक्षण। 3 पेयर्स ऑफ लेग, 3 जोड़ी पैर होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 3 पेयर्स ऑफ लेग, 3 पेयर्स ऑफ लेग, ये ध्यान रखना कि कीटों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ लेग या 3 जोड़ी पैर होता है। अब 2 क्वेश्चन और पूछने बायो से जो पूछा जाता है। अब बताइए सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, लार्जेस्ट फाइलम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, लार्जेस्ट फाइलम। सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है बताइए कमेंट बॉक्स में। और दूसरा सबसे बड़ा संघ, दोनों बताइएगा। अंकित साहब बता रहे आर्थ्रोपोडा, नमन आर्थ्रोपोडा, हरिओम आर्थ्रोपोडा। शिव मौर्य बता रहे मैमेलियन, भैया मैमेलियन नहीं होगा, स्तनधारी नहीं होगा। केपी मौर्य आर्थ्रोपोडा, प्रोटोजोआ, हाँ तो सबसे बड़ा जो संघ होता है आर्थ्रोपोडा होता है। क्या होता है? आर्थ्रोपोडा। और दूसरा सबसे बड़ा संघ जो होता है मोलस्का। इन तीनों में सिर्फ एक क्वेश्चन आपका यूपी में आ सकता है। तो इसलिए हमें 3 क्वेश्चन मेजर जो पूछे जा सकते हैं कि कीटों के मुख्य लक्षण, 3 पेयर्स ऑफ लेग, सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है तो आर्थ्रोपोडा होता है, दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा तो मोलस्का। चलिए ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने आप सबको इसलिए बता दिया। अब देख लेते हैं कीट या इंसेक्ट। तो पहला ये तो मैंगो आपस या आम का चेपा कीट। तो देखो हमें खाली हमें इसके बारे में यही जानना है कि आम में कौन कौन से कीट लगते हैं। अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। हमारे जो बोर्ड पेपर में भी उतना नहीं पूछा और कंपटीशन में तो ये पूछा जा सकता है कि आम में कौन कौन से कीट लगते हैं। आम का जो मुख्य कीट होता है मैंगो हापस, जिसे बोला जाता है आम का चेपा कीट। क्या बोला जाता है? आम। ये हमारा जो पूछा जा सकता है कि मैंगो हापस किस फसल का हानिकारक कीट है। तो सबसे मुख्य कीट यही हमारा, ये ध्यान रखना, सबसे मुख्य कीट। अब इसमें क्या होता है, आम के पौधे में ये तो मैंगो आपस हो गया, आम का चेपा कीट। उसका दूसरा एक आता है, दूसरा जो कीट लगता है मैंगो मिलीबग, जो सबसे ज्यादा ये भी महत्वपूर्ण है, मैंगो मिलीबग। मैंगो मिलीबग। अब इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैंगो मिलीबग। पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि मैंगो मिलीबग किस फसल का हानिकारक कीट है। तो किसका हो जाएगा? आम का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? आम का हो जाएगा। मैंगो मिलीबग जो आम में कीट लगता है, ये जो हमारे पौधा होता है, क्या होता है? पौधा होता है। तो आप सबको पूरा एक बार डिटेल से बता रहे हैं मैंगो मिलीबग के बारे में। तो चलिए मैंगो मिलीबग के बारे में बता दे रहे हैं। आप सबको थोड़ा अच्छे से बता दें इसलिए पूरा हटा के फिर बताया जा रहा है। अब देखिए मैंगो मिलीबग, मैंगो मिलीबग में अगर ये आम का पौधा देख लेते हैं, क्या आम का पौधा है। तो मैंगो मिलीबग जो हमारा जो आम की फसल की जो जड़ हमारी होती है, क्या जड़ों से जो ऊपर का भाग, जो जमीन से ऊपर का भाग होता है, क्या होता है? जमीन से ऊपर का भाग। तो जमीन से ऊपर के भाग को ये सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रभावित करता है। क्या होता है? यहाँ पर प्रभावित करता है। देखोगे कि आम के जो कुछ कीट होते हैं, क्या होते हैं? कुछ कीट होते हैं जो आम की जड़ों के पास, यानी आम की जड़ों से जो जस्ट ऊपर आम का भाग होता है, जो हमारा समझिए तना होता है, क्या तने के अंतर्गत आता है। इस पर हम देखेंगे हाथ लगाते तो देखते इसमें बहुत सारे कीट चिपके रहते हैं। क्या कीट चिपके रहते हैं? हाथ लगाने के लिए सब अगर एक बार हाथ रखोगे तो देखोगे बहुत कीट यहाँ पर उड़ने लगते हैं। तो ये क्या, यही मैंगो मिलीबग होता है। क्या होता है? मैंगो मिलीबग होते हैं। अब मैंगो मिलीबग जो आम में लगते हैं, अपनी जड़ों को सबसे ज्यादा जो जड़ इस पर लग जाते हैं। अब इसको धीरे धीरे खाकर क्या करते हैं, इसमें यानी खाने के बाद इसको धीरे धीरे पौधे को खोखला बनाने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? खोखला बनाने लगते हैं। अब इसको अब हम इस पर देखते हैं, इस पर कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें जो होता है पूछा जा सकता है कि ट्री बाइंडिंग, क्या पूछा जाता है? ट्री बाइंडिंग। अब ट्री बाइंडिंग की क्रिया किसमें की जाती है? तो ट्री बाइंडिंग की क्रिया किसमें की जाती है? तो सबसे पहले अगर क्रॉप पूछ लेगा तो किसमें किया जाता है? आम में किया जाता है।
पहला क्वेश्चन बन गया कि ट्री बाइंडिंग की क्रिया किसमें किया जाता है? आम में। अगर बीमारी पूछ लेता है कि ट्री बाइंडिंग की क्रिया आम की किस बीमारी, अरे कीट के लिए किया जाता है, सॉरी कीट के लिए बीमारी की क्रिया, तो माइंगो मिलीबग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? माइंगो मिलीबग के लिए किया जाता है। इसमें देखोगे दिसंबर से जनवरी के माह में क्या करते थे, दिसंबर से जनवरी के माह में इसमें ग्रीस लगाकर क्या करते हैं, दिसंबर से जनवरी के माह में इसमें पूरे चारों तरफ से ग्रीस लगाकर उसके बाद इसको हम पॉलीथीन से बांध देते हैं। क्या करते हैं, पॉलीथीन से इसमें बांध दिया जाता है। तो अगर पॉलीथीन से बांध देंगे तो जो हमारे इंसेक्ट रहेंगे ये पौधे के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, तो क्या कीट जो होते धीरे धीरे इस पर चढ़ेंगे तो क्या होता है, सड़क के लिए फिसल के नीचे गिर जाते हैं। तो ये हमारा मैंगो मिलीबग हो गया। इसमें यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैंगो मिलीबग किस फसल का हानिकारक कीट है, तो किसका हो जाएगा, आम का हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया जो मेजर क्वेश्चन है जो हमारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, इसको आपको भूलना नहीं है कि मैंगो मिलीबग किस फसल का हानिकारक कीट है, तो आम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आम का हो जाएगा। अब दूसरा इसमें कंट्रोल से पूछा जा सकता है कि ट्री बाइंडिंग की क्रिया किसमें की जाती है, ट्री बाइंडिंग या ट्री बाइंडिंग या कभी कभी लिख देता है ग्रीस बाइंडिंग। क्या लिख देता है, ग्रीस बाइंडिंग। तो ट्री बाइंडिंग या ग्रीस बाइंडिंग की क्रिया किसमें की जाती है, किस फल या किस फसल में, किस फल में की जाती है, तो ये भी किसमें किया जाता है, आम में किया जाता है। किसमें किया जाता है, आम में। अब किस बीमारी में किस कीट के रोकथाम के लिए किया जाता है, तो मैंगो मिलीबग के कीट के कंट्रोल के लिए किया जाता है। अब इतना ट्री बाइंडिंग की क्रिया किस माह में की जाती है, किस माह में इसमें हम चारों तरफ से ग्रीस लगा के इसको पॉलीथीन से बांध देते हैं, तो दिसंबर से जनवरी के माह में। किस माह में किया जाता है, दिसंबर से जनवरी के माह में इसको चारों तरफ से हम ग्रीस लगा के पॉलीथीन से हम बांध देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि आम में मैंगो मिलीबग कीट के नियंत्रण के लिए किस माह में हम ग्रीस लगा के उसमें बांधा जाता है, तो दिसंबर से जनवरी के माह में इसको हम ग्रीस लगा के चारों तरफ से बांध देते हैं। तो मतलब जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे ये काफी मेजर क्वेश्चन है और लगभग इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्री बाइंडिंग की क्रिया किस फसल से संबंधित, आम से, किस बीमारी से, किस कीट से संबंधित है, तो मैंगो मिलीबग से संबंधित है। किससे, मैंगो मिलीबग से संबंधित है। ट्री बाइंडिंग की क्रिया भी हो गया। अब या ग्रीस बाइंडिंग ये क्रिया कब किस माह में की जाती है, तो दिसंबर से जनवरी के माह में की जाती है। या मैंगो मिलीबग के कंट्रोल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। ग्रीस को चारों तरफ से लगाकर इसको पॉलीथीन से बांध देते हैं। ये हमारा हो गया मैंगो मिलीबग इंसेक्ट। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देख लीजिए वापस कि आम में हम पौधों में ग्रीस लगाकर पॉलीथीन से बांध देते हैं। ये हमारे ये तो केवल कीट का नाम दिया है, उस पर मैंगो। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है। अब देख लीजिए अगर मानते हैं हमारा जो आम की फसल है पूरी लगभग तैयार हो गई है, तो अगर हमें मार्केट में ले जाना, क्या करना, ले जाना है, तो मार्केट में जैसे जब सीजन है तो आम उपलब्ध आता है। आने वाला समय आप सबको पता है कि मई चल रहा है, जून से आम आने लगेंगे। अब जून से आम आने लगेंगे, जब तक सीजन आता है तब तक हमें इसे स्टोरेज करने की जरूरत नहीं रहती। अब जब हमें अगर हमें आम को ऑफ सीजन मिलेगा, जैसे हमारे जो जून जुलाई तक आम उपलब्ध, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हमें दिसंबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर में अगर हमें आम चाहिए तो क्या होता है, तो सबसे पहले हमें इसको क्या किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। कोल्ड यानी कोल्ड स्टोरेज जो हमारी सब्जी मंडियाँ होती है वहाँ पर इसको स्टोरेज किया जाता है। अब देखो किसी चीज़ को स्टोरेज करने के लिए हमें उसके लिए टेम्परेचर देना चाहिए, टेम्परेचर देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर मानते हैं अगर वैसे रखेंगे तो क्या होगा, कोई चीज़ ज़्यादा दिन तक वो रहेगा नहीं, खराब होने लगेगा। अब जैसे मनुष्य को अगर जीवित रहना है, अब चंद्रमा पर अगर मनुष्य जा रहा है तो उसको एक समझ लीजिए टेम्परेचर उसको दिया जाता है, ऑक्सीजन सभी चीज़ उसको उपलब्ध कराया जाता है जो समझ लीजिए उसको पृथ्वी पर मिलता है। अगर मानते हैं उसको वैसे दे दिया जाएगा तो समझ लीजिए मर जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा ज़्यादा दिन, यानी वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और टेम्परेचर उसे नहीं मिल पाएगा तो वो मर जाएगा। तो किसी भी चीज़ को हमें अगर लंबे समय तक रखना है, ऑफ सीजन में भी रखना है, सीजन समाप्त होने तक, तो जो उसको टेम्परेचर नेचुरली मिलता है, प्राकृतिक द्वारा मिलता है, वही टेम्परेचर हमें कोल्ड यानी स्टोरेज या सब्जी मंडियों में भी उसको वही टेम्परेचर हमें दिया जाता है। इन सब फलों को वही टेम्परेचर दिया जाता है जिससे वो फलें खराब नहीं होती है। तो हमें स्टोरेज रखने के लिए यानी भंडारण करने के लिए कुछ जो होते हैं, तो भंडारण करने के लिए देखिए अब तापमान कितना होना चाहिए, आम के जो फल होते हैं उसको भंडारण करने के लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। तो हमारे जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसमें आम को अगर हम भंडारण कर रहे हैं ऑफ सीजन के लिए तो उसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। उसके बाद दूसरा आ जाता है अपेक्षित आर्द्रता, जिसे बोला जाता है आरएच यानी मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अपेक्षित आर्द्रता मतलब उसमें मॉइस्चर या नमी बना रहे, क्या होगा, मॉइस्चर या नमी बना रहे कि वो फल मतलब सूखने ना पाए। तो जैसे देखते होंगे कि आजकल अपेक्षित आर्द्रता क्या मतलब नमी, हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें नमी मतलब अपेक्षित आर्द्रता क्या चल रहा है, नमी कैसा बना हुआ है, मॉइस्चर कंटेंट कैसा। तो उसमें हमें अपेक्षित आर्द्रता कितना होना चाहिए, 85 से 90% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 85 से 90% होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमने भंडारण के समय बता दिया कि आम के भंडारण के लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपेक्षित आर्द्रता कितना होना चाहिए, तो 85 से 90% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 85 से 90% होना चाहिए। अब ये समझ लीजिए हमारा जो था आम की कल्टीवेशन या आम की खेती, तो आम की खेती लगभग आज हो गया, समाप्त एंड हो गया है, समाप्त हो गया है। तो हमने आप सबको जो क्वेश्चन पढ़ाया उसके हमने आप सबके लिए टेस्ट पेपर कुछ क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आंसर आप सबको बताना है। फिर अगर उसको दोबारा हम सॉल्व करा देते हैं कि जो मतलब आम से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार आप सबसे पूरा ये बताना है कि जितने भी स्टूडेंट यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं, किताब के पीछे वाले जो 200 से 250 क्वेश्चन दिया वो पहले चैप्टर के पीछे वाला, हर चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिया उसको आप जरूर तैयार कर लेना। आपके पेपर में बहुत ज़्यादा काम करेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। क्योंकि जो मेरा पेपर बनाता है वो समझ लीजिए चैप्टर के पीछे और जो किताब के पीछे 200-250 क्वेश्चन दिए हैं उससे काफ़ी क्वेश्चन मैच करते हैं। तो आपके पास समय अच्छा खासा है, तैयारी अच्छा कर सकते हैं, एडमिशन अभी आप अच्छे से ले सकते हैं।
अभी आप सब बताइए कि मतलब आप सबको लेक्चर कैसा लगा, मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मतलब जो हमने मैंगो कल्टीवेशन आप सबको पढ़ाया समझ में आया कि नहीं आया। भैया ऑडियो क्लिप मत भेजा करो, जो पूछना आप सबको कमेंट बॉक्स में पूछा करो। ऑडियो क्लिप यहाँ से नहीं ओपन किया जा सकता ना, जो कि पढ़ाया जा रहा है, आप सब रिकॉर्डिंग करके भेज रहे हो। तो चलिए आप सब बताइए मतलब आप सबको लेक्चर कैसा लगा जो हमने मैंगो कल्टीवेशन आप सबको पढ़ाया है। कोई किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत या कोई कंफ्यूजन किसी क्वेश्चन में आप बताइए, उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। जितना पढ़ाया आप सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये आप जरूर बताइए। चलिए अच्छी बात, आप सबको लगभग सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। हमारी कोशिश यही रहता है कि सभी बच्चों को लगभग ये समझ में आ जाए, तो वो अपनी तरफ से हर टीचर कोशिश करता है कि आप सबको बेस्ट देने की कोशिश किया जाए। चलिए ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमने आप सबको बताया। तो हमने जो बताया उसको जरूर ध्यान रखना कि हर चैप्टर के पीछे और जो लास्ट में 200-250 क्वेश्चन थी उसको आपको जरूर याद, अगर आपको अच्छी रैंक लाना तो ये क्वेश्चन आपको जरूर याद होना चाहिए। मेरी गारंटी, हम सब जब तैयारी कर रहे थे तो किसी ने बताया था ये सब पढ़ लो, हम सब लगभग पढ़ के नहीं गए थे जब फर्स्ट ईयर में, तो बाद में पेपर देने के बाद ये पता चला यार ये सब क्वेश्चन वहीं से आए हैं। तो कभी कभी ये होता है कि बताने के बाद अगर हम सब नहीं पढ़ते तो पेपर देने जाओ तो ये आता कि काश वो पढ़ लिया होता तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और लगता है कि हम सब वो नहीं पढ़ के जाते हैं, वही क्वेश्चन हमारे लिए कंपटीशन में समझ लीजिए हमारे लिए घातक रूप में साबित हो जाता। तो इसीलिए आप हर चैप्टर के पीछे वाला जितने आप सबके पास किताब है उसको आप जरूर करते रहे। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट नंबर 1, तो देखिए हमारे जितने भी अगर जो भी चैप्टर हमारा समाप्त होगा उससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं। तो इसको आप चलिए, हम पहला क्वेश्चन आ जाता है, इसको आंसर आप सभी को देना है। आम का मूल स्थान क्या है, यानी ओरिजिन प्लेस ऑफ मैंगो या नेटिव प्लेस ऑफ मैंगो, आम का उत्पत्ति स्थान क्या है। चलिए आप सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आम का उत्पत्ति स्थान क्या है। शिवम मौर्य बता रहे हैं बी ऑप्शन, सत्येंद्र शुक्ला बी ऑप्शन, दीक्षा गुप्ता बी ऑप्शन, विकास बी ऑप्शन, विकास मोहित साहू बी ऑप्शन, शिवम बी ऑप्शन, शिवम तिवारी बी ऑप्शन, हरिओम बी ऑप्शन। हाँ तो यानी देख लेना, अगर यहाँ पर मूल स्थान पूछता तो इस तरह भी हो जाएगा। अगर नेटिव प्लेस पूछ लेगा, चाहे मूल स्थान पूछे चाहे उत्पत्ति स्थान पूछे, क्या पूछे, चाहे मूल स्थान या उत्पत्ति स्थान पूछे, तो आप दोनों ध्यान रखना कि आम का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत, या कभी कभी दे सकता है इंडो बर्मा, इंडो बर्मा। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि आम का मूल स्थान चाहे उत्पत्ति स्थान पूछेगा या मूल स्थान, तो दोनों क्या हो जाएगा, इंडो बर्मा या भारत। अवनीश मौर्य, हर्ष शर्मा, केपी मौर्य बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, कृति बी ऑप्शन, आकांक्षा यादव बी ऑप्शन, रिया गुप्ता सर हमारे कमेंट शो नहीं कर रहे हैं, क्या कमेंट शो कर रहे हैं। चलिए सभी के, लकी गोस्वामी बी ऑप्शन, प्रीति इंडिया। चलिए ठीक है, लगभग सभी स्टूडेंट का लगभग सभी को आंसर सही है। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और तैयारी करते रहिए। तो आम का मूल स्थान हो गया भारत या इंडो बर्मा, दोनों दे सकता है। तो हमारे दोनों ऑप्शन याद रखना, अगर भारत देता है तो भी सही, अगर इंडो बर्मा देता है तो भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताइए। ऑप्शन बी ऑप्शन, स्पंजी ऊतक आम की कौन सी किस्म की गंभीर समस्या है। ये देखिए, इसीलिए हमने आप सब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सबके लिए कि अगर कुछ क्वेश्चन अगर आप सबके छूट जाते हैं तो उसको हम जरूर सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। इसका देखते हैं किन किन स्टूडेंट का ये आंसर सही जाता है। शिवम यादव बता रहे हैं डी ऑप्शन, शिवम यादव, हर्ष शर्मा बी ऑप्शन। चलिए इसको बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट का ये आंसर सही जाता है। विमल कुमार सी ऑप्शन, अनुराग दत्त डी ऑप्शन, विकास डी ऑप्शन ए, अंकित सिंह ए ऑप्शन, नितेश डी ऑप्शन, हर्ष शर्मा बी ऑप्शन, शिबू बी ऑप्शन, अनुराग दत्त बी ऑप्शन, विकास पटेल डी ऑप्शन, अनुराग दत्त डी ऑप्शन, शिवनंदन बी ऑप्शन, हरिओम बी ऑप्शन। चलिए लगभग कुछ स्टूडेंट का आंसर तो सही है, कुछ स्टूडेंट का आंसर लगभग कुछ गलत है। तो चलिए क्वेश्चन पूछा भी गया है, आईसीआर में पूछा गया था, इसीलिए क्वेश्चन हमने आप सबके लिए रख दिया है। ये क्वेश्चन आईसीआर में पूछा गया था, तो इसका जो आंसर होगा यानी स्पंजी ऊतक आम की कौन सी किस्म की गंभीर समस्या है, तो अल्फांसो का है। किसका है, अल्फांसो का। ये क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चे करके आते हैं, ये आईसीआर में पूछा गया था क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन हमने आप सबको बताया। लकी हो जाता है बी ऑप्शन, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा विकास बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलिए ठीक है, आम की कौन सी प्रजाति पूछा जा सकता है इस तरह कि जो स्पंजी ऊतक से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, तो अल्फांसो प्रजाति है। क्या, अल्फांसो प्रजाति है जो स्पंजी ऊतक से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। आम की कौन सी प्रजाति, विटामिन सी लगड़ा में पाया जाता है, बॉम्बे ग्रीन में लगड़ा दोनों पाया जाता है। नीलम जो एक वर्ष में 2 बार फल देती, क्या एक वर्ष में 2 बार फल देने वाली आम की कौन सी प्रजाति जो नीलम है, कहाँ पर देती, तमिलनाडु में देती। कहाँ पर, तमिलनाडु में देती। कृष्ण कुमार बी ऑप्शन। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने बताया आम का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाए, इंडो बर्मा या भारत। दूसरा क्वेश्चन हमने आप सबको बता दिया है
कि आम की कौन सी प्रजाति जो स्पंजी उत्तर की परत जो सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है, तो अल्फांसो हो जाए। कौन सा? अल्फांसो। आम की कौन सी प्रजाति एक वर्ष में 2 बार फल देती है? नीलम। आम की किस प्रजाति में विटामिन सी अधिक पाया जाता है? तो लंगड़ा और बाम्बे, इन दोनों में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी नियमित फलन वाली प्रजाति है? यानी आम की कौन सी वैरायटी है प्रजाति जो लगातार फल देने वाली प्रजाति है? नियमित मतलब लगातार फल देने वाली प्रजाति कौन सी हो जाएगी? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नियमित फल देने वाली प्रजाति, आम की कौन सी वैरायटी प्रजाति जो नियमित फल देने वाली प्रजाति है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तुरंत। अमर प्रताप सिंह बी ऑप्शन, राजू बी ऑप्शन, विकास कुमार पटेल ए ऑप्शन, अनुराग दत्त बी ऑप्शन, संदीप साहू बी ऑप्शन, सुरेश सिद्दीकी बी ऑप्शन, शिवम यादव ए ऑप्शन, विपिन राजपूत डी ऑप्शन, विकास पटेल ए ऑप्शन, नीतीश कुमार, शिवम यादव ए ऑप्शन, कृष्ण कुमार मल्लिका, लकी गोस्वामी बी ऑप्शन, रिया गुप्ता बी ऑप्शन, केपी मौर्य बी ऑप्शन। चलिए ठीक है, काफी स्टूडेंट का आंसर सही आ रहा है। तो निम्नलिखित में से आम की कौन सी नियमित फलन देने वाली नियमित फलन प्रजाति है? तो मल्लिका हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मल्लिका। सही है, काफी स्टूडेंट का आंसर सही है। तो मतलब आम की कौन सी प्रजाति जो रेगुलर बेरिंग वैरायटी मतलब नियमित फलन देती है? तो मल्लिका। देखिए यहाँ पर हम ऑप्शन के अनुसार ही लगा रहे हैं। किसके अनुसार? आकांक्षा यादव बी ऑप्शन, डॉली बी ऑप्शन, शिवम तिवारी मल्लिका। चलिए सही है, मतलब यहाँ पर हम ऑप्शन के अनुसार आंसर आप सबको बताया जा रहा है। अब जैसा ऑप्शन दिया रहेगा उसमें जो बेस्ट रहेगा वही माना जाए। तो आम की नियमित फलन देने वाली प्रजाति कौन सी हो जाएगी? मल्लिका। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी बताइए आम की कौन सी प्रजाति जो अक्टूबर माह में फल देती है? इसका तो अभी हमने आप सबको बताया, इसका तो आंसर सभी स्टूडेंट का सही होना चाहिए। अरविंद पाल बी ऑप्शन, हर्ष शर्मा बी ऑप्शन। चलिए बताइए आम की कौन सी किस्म प्रजाति जो अक्टूबर माह में फल देती है? अक्षय यादव सी ऑप्शन, अंकित सावरिया, हरिओम, आलोक कुमार, निरंजन। चलिए ठीक है, काफी स्टूडेंट का लगभग आंसर सही है। गोपाल पटेल सी ऑप्शन, अरविंद पाल सी ऑप्शन, आकांक्षा यादव बी ऑप्शन, आकांक्षा यादव सी ऑप्शन, कृष्ण कुमार सी ऑप्शन, शिवम यादव सी ऑप्शन, विकास पटेल बी ऑप्शन, शिवम यादव सी ऑप्शन, अमित कुमार मौर्य सी ऑप्शन। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि आम की कौन सी प्रजाति यानी आम की कौन सी जाति जो अक्टूबर माह में फल देती है? निरंजन हो जाएगा। हमने आप सबको बताया था कि आम की कौन सी वैरायटी प्रजाति जो अक्टूबर माह में फल देती है? निरंजन और मधुलिका। कौन सी वैरायटी प्रजाति में बताते? निरंजन और मधुलिका है जो अक्टूबर माह में फल देती है। कब फल देती है? यानी अक्टूबर माह में ये वैरायटी फल देती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा कौन सा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आम की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी हो जाएगी? तो चौसा हो जाएगा। कौन सी? चौसा। तो अगर ऑप्शन पहला है तो इसका आंसर जो होगा कि आम की सबसे मीठी प्रजाति कौन सी होती है? तो चौसा हो जाएगा। कौन सा? चौसा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, नीलम इंटू दशहरी क्रॉस से आम की कौन सी जाति विकसित की गई है? अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 अनुराग दत्त सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का आप बताइए आंसर। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए तुरंत आंसर। सोनू यादव सी ऑप्शन, अंकित साहू सी ऑप्शन, संदीप साहू सी ऑप्शन, शिव मौर्य, विमल मल्लिका, आशा शर्मा सी ऑप्शन, अंकित साहू सी ऑप्शन, कृष्णा सी ऑप्शन, शिवम दीक्षा सी ऑप्शन, रिया मल्लिका, नीतीश कुमार ए ऑप्शन। चलिए ठीक है, यानी आम के कौन सी प्रजाति जो बता यानी दशहरी इंटू नीलम, आम की कौन सी वैरायटी प्रजाति जो नीलम इंटू दशहरी के क्रॉस से विकसित की गई है? तो मल्लिका हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मल्लिका। अगर हम आम्रपाली देखते तो आम्रपाली के क्रॉस के दशहरी इंटू नीलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दशहरी इंटू नीलम। ये ध्यान रखना, आम्रपाली का जो क्रॉस होता है दशहरी इंटू नीलम, लेकिन तो यहाँ पर क्या दिया? नीलम इंटू दशहरी किसके क्रॉस है? तो नीलम इंटू दशहरी के क्रॉस से कौन सी वैरायटी विकसित की गई? तो मल्लिका का क्रॉस हो जाएगा, नीलम इंटू दशहरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलम इंटू दशहरी। विकास कुमार पटेल सी ऑप्शन, आकांक्षा यादव सी ऑप्शन, शिवम यादव सी ऑप्शन, प्रीति सिंह सी ऑप्शन, संदीप साहू सी ऑप्शन, विकास पटेल मल्लिका, आशा शर्मा मल्लिका, अभिषेक यादव मल्लिका, अमित कुमार मौर्य सी ऑप्शन, शिवम तिवारी सी ऑप्शन, केपी मौर्य मल्लिका, अविनाश मौर्य सी ऑप्शन, विमल कुमार शर्मा मल्लिका, डॉली यादव मल्लिका। चलिए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते 6। अब देखिए 6 आ गया। अभी हमने आप सबका इसका आंसर तुरंत हमने आप सबको बताया। दशहरे इंटू नीलम के संकरण से विकसित की जाने वाली प्रजाति कौन सी? दशहरे इंटू नीलम। अब इसका आंसर आपसे बताइए तुरंत कि दशहरे इंटू नीलम के क्रॉस से विकसित की जाने वाली कौन सी प्रजाति है?
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। शिवम यादव, रिया गुप्ता सी ऑप्शन, अमन, सोनू यादव सी ऑप्शन, अनुराग दत्त सी ऑप्शन, अमन कुमार रावत आम्रपाली, और कौन बता रहा है? आशा शर्मा आम्रपाली। शिवम यादव बता रहे ABCD, चारों ऑप्शन होगा क्या भैया? तो काफी स्टूडेंट का आंसर लगभग सभी स्टूडेंट का सही है कि दशहरे इंटू नीलम के संक्रांत से कौन सी वैरायटी प्रजाति विकसित की है? तो आम्रपाली। अभी हमने बताया था कि आम्रपाली का क्रॉस क्या होता है? दशहरे इंटू नीलम होता है। क्या होता है? दशहरे इंटू नीलम। जो आम्रपाली को कितनी दूरी पर लगाया जाता है? 2.5 इंटू 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या 1600 होती है। आम की कौन सी वैरायटी प्रजाति जो सघन रूप से लगाया जाता है? आम्रपाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी हो जाएगी? सिंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु हो जाएगा। तो ये हो गया मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही। कौन सा? तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब देखिए, बीजू पौधे तैयार करने के लिए आम की गुठली की कब बोते हैं या इनकी बुआई कब की जाती है? मतलब अगर हमें बीज द्वारा पौधे तैयार करना है, किसके द्वारा? बीज द्वारा पौधे तैयार करना है, तो हमें आम की गुठली जो होती है, सीड होता है जिसे बोला जाता है, गुठली या स्टोन बोला जाता है, इंग्लिश में स्टोन कहा जाता है। क्या कभी कभी स्टोन भी लिख सकता है? तो आम की गुठली को क्या कहा जाता है? स्टोन भी कहा जाता है। तो आम के बीजू पौधे बीज द्वारा पौधे तैयार करने के लिए आम की गुठली की बुआई कब की जाती है? इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। शिव तिवारी बी ऑप्शन, नवीन कुमार बी ऑप्शन, अभिषेक बी ऑप्शन, सोनू यादव डी ऑप्शन, सोनू यादव डी ऑप्शन, इच्छा बी ऑप्शन, नवीन, विकास, गोपाल बी ऑप्शन, गोपाल डी ऑप्शन। नहीं भैया, डी नहीं होगा। मतलब अगर हमें आम के जो सीड होते हैं उनकी बुआई हमें कब करते हैं? अगर बीज द्वारा पौधे तैयार करना है तो आम के बीज की बुआई कब की जाती है? मोहित साहू बी ऑप्शन, आकांक्षा यादव बी ऑप्शन, रिया गुप्ता बी ऑप्शन, डॉली यादव बी ऑप्शन, शिवम यादव बी ऑप्शन, आशु शर्मा बी ऑप्शन, दीपक मौर्य जून से जुलाई, विकास कुमार पटेल बी ऑप्शन। चलिए हाँ सही है। तो इसका अगर हमें बीज द्वारा पौधे तैयार करना, आंसर देखते होंगे कि अधिकतर पौधों की रोपाई कब की जाती है? जून से जुलाई में की जाती है। कब की जाती है? जून से। या बागवानी फसल की रोपाई हमें कब करना चाहिए? तो जून से जुलाई में करना चाहिए। कब करना चाहिए? जून से जुलाई में। तो हमें बीज द्वारा पौधे, इनके बीजों की बुआई जून से जुलाई में की जाती है। कब की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा ऑप्शन सही है। क्या? दूसरा ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पर दिया, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें फूल आने का समय फरवरी से मार्च होता है या मार्च अप्रैल, ये नहीं होगा, हमें फूल आने का समय फरवरी से मार्च। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया, आम में पाउडर मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है? अब इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है? प्रेम प्रताप सिंह सर हमारा कमेंट नहीं शो नहीं करता भैया, करता होगा, हो सकता है। राजीव कुमार, आम की गुठली को क्या कहते हैं? भैया स्टोन भी कहा जाता है आम की गुठली को। अब बताइए आम में पाउडर मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है? इसमें हमें कारक का नाम, क्या कारक का नाम बताना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही? क्वेश्चन नंबर 8 का विकास पटेल, अनुराग दत्त, अविनाश मौर्य, भूमिका, मोहित, भैया सभी के कमेंट आ रहे हैं। बच्चे देखो कमेंट सभी के नहीं पढ़ा जा सकता, लगभग जिसके नाम आ जा रहा है सबके पढ़ा जा रहा है, जो भी है कमेंट लगभग सभी के आ रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं किसी को। जो लोग लाइव क्लास है अगर कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट सबके आ रहे हैं। कृष्ण कुमार बी ऑप्शन, नवीन कुमार बी ऑप्शन, विकास कुमार पटेल बी ऑप्शन, आशु शर्मा बी ऑप्शन, अनुराग दत्त बी ऑप्शन, सौरभ सिंह बी ऑप्शन, अनुराग दत्त बी ऑप्शन। तो ठीक है, यानी आम में जो पाउडर मिल्ड्यू रोग लगता है किसके कारण होता है? ओडियस मैंगिफेरा द्वारा। किसके द्वारा? ओडियस मैंगिफेरा। क्या फंगस या कवक है? क्या फंगस या कवक, क्या फफूंद है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा कौन सा दूसरा ऑप्शन सही है? अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आ गया कि कलमी आम कितने वर्षों में फल देना शुरू कर देता है या करता है? मतलब कलम द्वारा तैयार किए गए पौधे कितने वर्षों में फल देने लगते हैं? ये क्वेश्चन है कि कलम द्वारा तैयार किए गए पौधे कितने वर्षों में फल देने लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का कमेंट बॉक्स में आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की कलम द्वारा तैयार किए गए पौधे कितने वर्षों में फल देने लगते हैं? और ये बार और बता जो भैया जनरल एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं उसको तो आपको क्लास मिस नहीं करना है, वो आपके लिए बहुत ही मायने रखेगा। समझ लीजिए सभी सब्जेक्ट जो हमारे रहेंगे, एग्रोनॉमी रहेगा, एनिमल हस्बेंड्री रहेगा, कृषि अभियंत्रण, इन सभी का ही निचोड़ आप सबको पढ़ा रहे हैं। बहुत ही रामबाण के रूप में काम करेंगे। वो क्वेश्चन आप सबको कोई भी मिस नहीं करना है, सब अच्छे से याद करना। पेपर देने जाओगे, देख लेना, कहोगे सर ने आपने क्या पढ़ाया था, सब क्वेश्चन फंस गए हैं। नवीन कुमार यादव बता रहे ए ऑप्शन, आशु शर्मा बी ऑप्शन, प्रीति सिंह बी ऑप्शन, शिवम यादव दूसरा
धीरेन्द्र गंगवार बी ऑप्शन। हाँ, तो यानी क्रम द्वारा तैयार किए गए पौधे या कलमी पौधे कितने वर्षों में फल देने लगते हैं? तो 4 से 5 वर्षों में फल देने लगते हैं। कितने वर्षों में? 4 से 5 वर्षों में फल देने लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। देखो, एंथ्रेक्नोज बीमारी आम की किस जाति में सर्वाधिक लगती है? ये भी क्वेश्चन लगभग आप सबको हो सकता है बताया गया ना बता लेकिन ये भी क्वेश्चन इसलिए हमने दिया है कि एंथ्रेक्नोज बीमारी आम की किस जाति में सबसे अधिक लगती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। शिवम यादव बी ऑप्शन, हरिओम बी ऑप्शन, भूमिका बी ऑप्शन, प्रेम प्रताप सिंह बी ऑप्शन, हरिओम इकावा ए ऑप्शन, हरिओम इकावा ए ऑप्शन, अभिषेक डी ऑप्शन, नवीन कुमार यादव डी ऑप्शन। भैया एंथ्रेक्नोज पूछ रहा है, ध्यान रखना। एंथ्रेक्नोज बीमारी आम की किस जाति में सर्वाधिक लगती है? एंथ्रेक्नोज पूछ रहा, ना कि स्पंजी टिश्यू। दीपक मौर्य बता रहे बी ऑप्शन, धीरेन्द्र गंगवार, अमन बी ऑप्शन, विकास डी ऑप्शन। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट का ये आंसर सही जाता है। अमित कुमार मौर्य बी ऑप्शन, शाहरुख सिद्दीकी बी ऑप्शन, संदीप साहू बी ऑप्शन, विवेकानंदन, मोहित साहू बी ऑप्शन। तो एंथ्रेक्नोज जो बीमारी लगती है वो किस जात में सबसे अधिक लगती है? तो चलिए काफी स्टूडेंट का सही है, कुछ स्टूडेंट का गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। तो एंथ्रेक्नोज जो होता है बीमारी आम में लगती है, किस फसल में सबसे अधिक लगती है? किस प्रजाति में सबसे अधिक लगती है? तो नीलम में लगती है। किसमें लगती है? नीलम में लगती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर लिखते 11। हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट बता रहे हैं, जल्दी करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जाता है कि आम की फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला कीट है। यह क्वेश्चन भी हमने आपको सबको बताया है कि आम की फसल का सबसे हानिकारक कीट कौन सा हो जाएगा। आम की फसल का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है? तो लगभग इसमें आप सबके आंसर ऑप्शन तो काफी मैच कर रहे हैं, किस्म बी है, किस्म सी है, किस्म जो भी है। तो आम की फसल का सबसे हानिकारक कीट कौन सा है? कमेंट बॉक्स। अंकित कुमार ए, कमेंट बॉक्स में बताइए तुरंत। आशा शर्मा ए, दिशा गुप्ता बी, हरिओम सी, दीपक मौर्य सी। हमने ये क्वेश्चन आप सबको बताया होगा कि आम की फसल का सबसे हानिकारक कीट कौन सा होता है। अगर नहीं होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ पर केपी मौर्य। तो देखिए, अगर हाँ बहुत लोग बता रहे हैं मैंगो भी, बहुत लोग बता रहे हैं चेपा। देखो, अगर यहाँ पर जो सबसे हानिकारक कीट होता है बीटल या भुनगा होता है। क्या होता है? बीटल या भुनगा। अगर ये ऑप्शन दिया है तो सबसे जो हानिकारक कीट हमारा माना जाता है बीटल या भुनगा माना जाता है। क्या माना जाता है? बीटल या भुनगा ही माना जाएगा। अगर ये बीटल या भुनगा नहीं दिया है तो हमारा मिलीबग हो जाएगा, फिर चेपा कीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिलीबग हो जाएगा और चेपा कीट। तो अगर बीटल या भुनगा दिया है तो आम की फसल का जो सबसे हानिकारक कीट होता है वो बीटल या भुनगा होता है। क्या होता है? बीटल या भुनगा। तो ये ध्यान रखना कि आम की फसल का सबसे हानिकारक कीट बीटल या भुनगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब देखिए, आम फल है, बेरी है, ड्रूप है, नट है या सोरुस। अब क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपसे बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 रवि बरेली सी ऑप्शन बता रहे हैं। आम के जो फल का प्रकार इसमें पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? आम के फल का प्रकार। तो आम के जो फल का प्रकार होता है ड्रूप होता है। क्या होता है? अष्टफल या ड्रूप। इसे कहा जा सकता है अष्टफल या ड्रूप। चलिए, काफी स्टूडेंट का लगभग आंसर सही है। तो आम के फल का प्रकार अष्टफल या ड्रूप। तो क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आम की अचार के लिए उपयुक्त प्रजाति। यह भी हमने आप सबको बताया कि आम की अचार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी होती है। आम की अचार के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति, अचार बनाने के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी होती है? तो राम केला हो जाएगा। कौन सा? राम केला। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही है। कौन सा? दूसरा। अगर पूछा जाएगा राय केला किसकी प्रजाति है? राय केला। तो राय केला वैरायटी किसकी हो जाएगी? केला की हो जाएगी। किसकी वैरायटी? केला की हो जाएगी। तो आम की अचार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति राम केला। अगर इस तरह पूछ लेता कि राम केला किसकी वैरायटी, आम की किसने सबसे उपयुक्त है, तो अचार बनाने के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति राय केला। अगर पूछ लेगा तो ये केला की वैरायटी। किसकी? केला की वैरायटी। क्वेश्चन नंबर 14 सेकंड लास्ट देखते हैं। चलिए, काफी स्टूडेंट, लगभग सभी स्टूडेंट का आंसर सही है। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आ गया कि आम में मिलीबग कीट के नियंत्रण के लिए किस माह में तने पर ग्रीस बाइंडिंग करना चाहिए। अब देखिए, ये भी आईसीआर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बताना पड़ा कि आम में मिलीबग कीट के नियंत्रण के लिए किस माह में हम ग्रीस बाइंडिंग करते हैं, तने पर हम ग्रीस लगाते हैं। तो हमने आप सबको बताया था, अभी आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो भैया, आम में जो फूल आते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जो उसमें फल लगता है 0.01% लगता है। इतना ध्यान रखना। कोई पूछ रहा था कि आम में सब फूल बहुत आते हैं पर फल कम क्यों आते हैं।
तो देखो इसमें फूल बहुत आते हैं, लेकिन जो फल लगता है 0.01% ही आम में फल लगते हैं। अगर कहीं 0.5% भी फल आ जाएगा तो समझ लीजिए आम कि पौधा ही नहीं रहेगा, टूट कर बिखर जाएगा। तो 0.01% इसमें आम में फल आते हैं। तो शिवम गुप्ता बता रहे दिसंबर से जनवरी, डोली यादव बी, हर्ष शर्मा बी, शिवनंदन बी ऑप्शन, शिबू अंसारी बी ऑप्शन, अमरीश मौर्य ए ऑप्शन, मोहित साहुल ए ऑप्शन। भैया ए ऑप्शन कहाँ से आएगा? हमें लग रहा है आजकल तुम शादी ज्यादा अटेंड कर रहे हो। शादी में भैया थोड़ा कम खाया करो, ठीक है? भैया आम में पहले फूल आते हैं फिर फल आते हैं, ठीक है? ध्यान रखना, पहले फूल आते हैं फिर उसमें फल बनता है। तो भैया जो लोग शादी उदी में जा रहे हैं थोड़ा कम जाया करो, ठीक है? पढ़ाई कर लो फिर शादी अटेंड करना। अब सोच रहे होंगे कि सब तो अपना नहीं जा रहे हैं, हमें भी नहीं जाने देंगे। चलो ठीक है। तो आम में मैंगो मिलीबग कीट के नियंत्रण के लिए किस माह में तने पर ग्रीस बाइंडिंग करते हैं? तो देखो मिलीबग कीट किस में लगता है? आम में लगता है। किस में लगता है? आम में लगता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? ग्रीस बाइंडिंग किया जाता है। ग्रीस बाइंडिंग किया जाता है। अब किस माह में किया जाता है? दिसंबर से जनवरी के माह में। किस माह में? तो 14 का हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। किस माह में? दिसंबर से जनवरी के माह में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा ऑप्शन। अब लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा मैंगो क्राफ्ट लगभग समाप्त हो गया है। अब जब 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाए गए आम के बाद में प्रति हेक्टेयर कितने पेड़ होंगे? अगर हम 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। अनुराग दत्त, शिवम बताया सर मैंगो का बोटेनिकल नेम क्या है? शिवम वही हाल भैया कि पूरा रामायण खत्म हो गया, पूछ रहे हो सीता किसकी पत्नी थी। मैंगो का बोटेनिकल नेम भैया होगा मैंगी पेरा इंडिका। अभी तुम्हें यही नहीं पता मैंगो की क्राफ्ट समाप्त हो गई, पूछ रहे हो बोटेनिकल नेम क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, जानकारी हो गया होगा। आम का बोटेनिकल नेम मैंगी पेरा इंडिका होगा। मैंगी पेरा इंडिका, फैमिली एनाकार्डियेसी, 2n = 40, उत्पत्ति स्थान भारत। बाकी बहुत क्वेश्चन है। तो अगर आम के फसल को हम 10 × 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में नंबर ऑफ पौधों की संख्या कितनी होगी? तो 100 पेड़ आएंगे। प्रति हेक्टेयर कितने पौधे आ जाएंगे? 100 पेड़ आ जाएंगे। तो ये हमारे 15 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मैंगो की क्राफ्ट से लगभग हो गया समाप्त। अब देखो जो हमने मैंगो कल्टीवेशन पढ़ाया है उसको अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन देखो बोर्ड पेपर जो लगभग आप सबके पेपर हो जाएंगे। जो अभी आप सबको सुने होंगे आप सभी लोग की बोर्ड पेपर का डेट आ गया, नहीं कोई डेट नहीं है, ये क्लियर है। वो जो फेक था उसको यूपी बोर्ड पेपर ने उसको डिसाइड कर दिया कि ये फेक है। यूपी बोर्ड पेपर के द्वारा कोई डेट भी जारी नहीं किया गया। तो जो भी स्टूडेंट आपके संपर्क में उनको बता दो तुरंत अभी ज्वाइन कर ले। जो तिवारी एग्रीकल्चर अकेडमी अभी जो यानी बोर्ड पेपर का जो यानी डेट टाइम टेबल आएगा लगभग 20 मई के बाद ही लगभग आएगा। और पेपर जरूर होंगे, ये ध्यान रखना, पेपर होगा कन्फर्म है। तो आप सब तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो आज हमने आप सबको यानी मैंगो की कल्टीवेशन पूरी खेती आप सबको पूरा समाप्त कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्रॉप रहेगा बनाना या केला की खेती रहेगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कल हो सकता है कल देखेंगे। और जो हमारा जनरल एग्रीकल्चर पढ़ा रहा है उसको आप जरूर अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि ये जो पढ़े रहोगे आपके हर जगह काम देगा। जो आप सेमेस्टर में पेपर देने जाओ, जैसे आपके कहीं अगर एडमिशन हो जाएगा तब अगर आप पहले सेमेस्टर में जब तक आप पढ़ोगे तब तक ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फायदा, ये सब समझ लीजिए सभी क्वेश्चन आपके लिए काम करेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना। ठीक है, आपके बायो की क्लास हो गई 5 मिनट बाद, 5 से 10 मिनट बाद आपकी बायो की क्लास मतलब स्टार्ट होने जा रही है। तो आप सभी लोग पानी वानी पी के दोबारा बैठ जाइए। तो आप सब तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।